Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss about the right issue of shares. Firstly, meaning of right issue. So right issue means offering shares to existing members in proportion to their existing shareholdings. तो right issue एक invitation है to existing shareholders only. Means अगर कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट करना चाहती है तो वो सबसे पहले अगर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अलॉट करने के लिए ऑफर देती है या इनवाइट करती है टू एक्सेप्ट द ऑफर. It is called right issue of shares. Now let's start with the section. Section 62 is all about the right issue of shares. Now section 62 subsection 1 clause A says that further issue to existing equity shareholders in proportion. So section 62 1A says that if the company decides to issue fresh shares, then these should be offered to existing shareholders only. Means जब भी कंपनी एक राइट इशू लेकर आना चाहती है तो सेक्शन 62 1A के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो इनविटेशन दिया जाएगा वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही दिया जाएगा. मींस अगर ऑफर प्रेफरेंस शेयर्स का हो या इक्विटी शेयर्स का हो बट ऑफर दिया जाएगा टू ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स. Next is offer period will be minimum 15 days and maximum 30 days. मीन्स जो ऑफर पीरियड जो ओपन रहेगा वो रहेगा 15 से 30 डेज का. मीन्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास 15 to 30 डेज का टाइम होगा ये सोचने के लिए वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट. नेक्स्ट इज renunciation is allowed unless otherwise articles provide. मीन्स जब भी कंपनी शेयर्स को अलॉट करने के लिए एक इनविटेशन देगी तो उस ऑफर लेटर के साथ एक राइट टू रिनंसिएशन भी देगी. अनलेस अगर आर्टिकल्स इसके अगेंस्ट कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उस ऑफर में ये डीम्ड होगा यानी ये माना जाएगा कि उसमें राइट टू रिनंसिएशन भी है. नाउ व्हाट इज राइट टू रिनंसिएशन या रिनंसिएशन ऑफ शेयर्स किसको कहते हैं? If a shareholder is not interested in accepting the offer of additional shares, he can renounce the same in favor of any other person. Means अगर shareholders उन जिनको ये ऑफर दिया गया है वो ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या उनको एडिशनल शेयर्स नहीं परचेज कर रहे हैं तो वो अपने ऑफर को किसी दूसरे के फेवर में रिनाउंस कर सकते हैं. मीन्स वो अपने शेयर्स जो उनको ऑफर दिए गए हैं वो किसी और के फेवर में कर सकते हैं कि मींस जो थर्ड पर्सन है वो कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकता है. दिस इज द वे बाय विच कंपनी कैन इशू शेयर्स टू आउटसाइडर्स अंडर राइट इशू ऑफ शेयर्स. मींस कंपनी ने सबसे पहले जो इनविटेशन दिया वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया बट अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स शेयर्स परचेज नहीं करना चाहते हैं तो वो अपना राइट किसी थर्ड पर्सन को दे सकते हैं और इस तरह कंपनी आउटसाइडर्स को भी शेयर्स इशू कर सकती है अंडर राइट इशू ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट इज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस or on a receipt of earlier intimation from the person to whom such notice is given that he declines to accept the offer, the board will decide or dispose of them in the manner which is not disadvantageous to the shareholders and the company. मीन्स जब भी कंपनी ऑफर देगी और अगर वो ऑफर का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है या जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया या डिक्लाइन कर दिया नए शेयर्स को नहीं परचेज किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन शेयर्स को अपने अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ कर देंगे इन सच मैनर कि वो कंपनी और शेयर होल्डर्स के लिए डिसएडवांटेजेस ना हो. मीन्स उनके बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर देंगे. नेक्स्ट सेक्शन 62 1B सेज दैट कि कंपनी जब राइट इशू लेकर आना चाहती है तो एक तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करेगी और किसको कर सकती है और कर सकती है एम्प्लॉयज को अंडर द ESOP स्कीम by passing special resolution in general meeting.
अगर कंपनी एम्प्लॉयज को इशू करना चाहती है तो वो कर सकती है अंडर द राइट इशू, बट बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। बट अगर कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करना चाहती है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इज, और किसको कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है अंडर राइट इशू? अगर कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो, या जो एम्प्लॉयज हैं अंडर द ईसॉप स्कीम वो, उनके इन दोनों के अलावा किसी और पर्सन को इशू करना चाहती है, तब भी वो शेयर्स इशू कर सकती है, एंड दैट टू आफ्टर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, एंड अपने शेयर्स की वैल्यूएशन करवा के बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो सेक्शन 62(1)(a सेज दैट कि कंपनी सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर सकती है, बट सेक्शन 62(1)(b सेज दैट कि कंपनी राइट इशू ला सकती है, अपने एम्प्लॉयज को भी शेयर्स इशू कर सकती है अंडर द स्कीम ईसॉप, बट उसके लिए उसको पास करना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, एंड कंपनी इन दोनों के अलावा भी किसी थर्ड पर्सन को शेयर्स इशू कर सकती है आफ्टर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, एंड अपने शेयर्स का वैल्यूएशन करवा के बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। Section 62, subsection 2 says about the notice of offer letter. Means offer letter company को dispatch करना होगा at least 3 days prior to issue of letter of offer. तो कंपनी जो ऑफर ऑफ लेटर देती है, जो कि 15 to 30 डेज तक जो ऑफर ओपन रहता है, उसके लिए जो ऑफर लेटर दिया जाता है वो एटलीस्ट 3 days प्रायर डिस्पैच कर देना होता है टू ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो सपोज अगर ऑफर पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है 25 फरवरी से, तो कम से कम 3 दिन पहले ही कंपनी को ऑफर लेटर डिस्पैच कर देना होगा। Now, section 62, subsection 3 says that nothing in this section shall apply to the increase of the subscribed capital of a company which is caused by the exercise of an option as a term attached to the debentures issued or loan raised by a company to convert such debentures or loans into shares in the company. Means it is all about the conversion of convertible debentures or loan. तो convertible debentures भी issue किए जा सकते हैं which will be converted into equity shares in future. तो convertible debentures भी company issue कर सकती है in right issue under section 62 subsection 3 by passing special resolution in general meeting. So, if a company issue debentures or take loan with the condition to convert such loan and debentures into shares in future, means अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करना चाहती है या लोन लेना चाहती है एक कंडीशन के साथ कि ये डिबेंचर्स या ये लोन फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो कंपनी ऐसा कर सकती है, but by passing the special resolution in general meeting at the time of accepting of loan and issue of debentures. Now here a line is mentioned that nothing in this section shall apply. It means कि जब भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है थ्रू कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या लोन, तो उस टाइम पे इस कैटेगरी के अंदर कंपनी को ऑफर लेटर इशू करने की जरूरत नहीं है. So there is no need to issue offer letter in this situation. Next is section 62 subsection 4. It says that अगर गवर्नमेंट चाहे तो जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं उनको डायरेक्ट कर सकती है, मींस कंपनी को डायरेक्शंस दे सकती है कि आप उन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को या फिर लोन को शेयर्स में कन्वर्ट कर दें इफ इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट. मींस गवर्नमेंट कंपनी को ये ऑर्डर दे सकती है टू कन्वर्ट द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और द लोन इनटू शेयर्स. बट अगर कंपनी एग्रीव्ड हो, मींस अगर कंपनी को वो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करना है या कंपनी के पास इतने पैसे ही नहीं है टू इशू दी शेयर्स, बिकॉज अगर कंपनी ने शेयर्स को इशू किया तो बाद में कंपनी को डिविडेंड भी देना होगा,
तो अगर कंपनी इस ऑर्डर से या इस डायरेक्शन से एग्रीव्ड है तो कंपनी कैन अप्लाई टू एनसीएलटी विद इन 60 days अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स कंपनी ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील कर सकती है अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 60 days। Now section 62 subsection 5 says that जब गवर्नमेंट while giving the direction under subsection 4 means जब गवर्नमेंट कंपनी को ये डायरेक्शंस देगी टू कन्वर्ट द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इनटू शेयर्स और लोन इनटू शेयर्स, तो उसके पहले गवर्नमेंट विल कंसिडर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। मीन्स जब गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 4 ये ऑर्डर्स देगा कंपनी को तो उसके पहले जो गवर्नमेंट है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को भी कंसिडर करेगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 6 says that कि अगर कंपनी शेयर्स इशू कर देती है टू गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 4 तो उतने ही शेयर से कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। Thank you so much. Stay connected for further videos.